उस लड़के ने जैसे ही देव के सिर पर वह ठंडा पानी डाला तो सभी हैरान से उसे देखते रह गए। देव अचानक हुए इस पानी के हमले से हड़बड़ाकर उठ गया। उसने गुस्से से उस लड़के को देखा और उस पर जोर से चिल्लाया, दिमाग खराब हो गया है तेरा? दिखाई नहीं देता? इतना ठंडा पानी मेरे सिर पर डाल दिया। मंजीत भी अब हैरान सा उठ खड़ा हुआ। अबे यह क्या किया तूने? देव के सारे कपड़े गीले हो गए थे। वह गुस्से से भन्नाता हुआ उस लड़के की तरफ बढ़ा तो वह लड़का डर कर पीछे हटा और फिर भागकर थोड़ी दूर बैठे खाना खाते ऋषभ के पीछे जाकर खड़ा हो गया। वह उससे बोला, सर मुझे बचा लो, वरना देव सर मुझे बहुत मारेंगे। देव गुस्से में उस लड़के की तरफ बढ़ा कि ऋषभ अब खड़ा हो उसके और लड़के के बीच में आ गया। देव ऋषभ को इग्नोर करते हुए उस लड़के की तरफ देखा। इधर आ, तुझे लगता है यह बचा लेगा तुझे? वह अब उस लड़के को पकड़ने जिस तरफ जाता ऋषभ भी उधर ही आ जाता। देव ने ऋषभ के पीछे छुपे लड़के को बाहर निकालने के लिए हाथ आगे बढ़ाया कि ऋषभ ने उसका हाथ पकड़ लिया। देव, तुम हमारे बीच में मत आओ। ऋषभ मुस्कुराते हुए बोला, बीच में तो मैं हूं तुम्हारे, देखो खुद। देव ने देखा कि सच में ऋषभ उसके और उस लड़के के बीच में ही खड़ा है। ऋषभ मुस्कुराकर, लगता है ठंडे ठंडे पानी का तुम पर कोई खास असर हुआ नहीं है। दिमाग की गर्मी उतरने की जगह बढ़ गई है। वैसे यह सही सोच रहा है कि मेरे होते हुए तुम इसे हाथ भी नहीं लगा सकते। देव, क्या मैं जान सकता हूं कि तुम इस पर क्यों मेहरबान हो रहे हो? अब वह लड़का पीछे से बोला, इन्होंने ही तो कहा था मुझे ठंडा पानी डालने के लिए। वहां मौजूद हर शख्स उसे घूर कर देख रहा था। ऋषभ, ऐसे क्या देख रहे हो? अरे कैप्टन देव सिंह का दिमाग बहुत गर्म हो रहा था, तो मैंने सोचा कि इससे पहले इनका दिमाग आग पकड़ ले और धूं धूं करके जल जाए, मैं इसे शांत करा देता हूँ। यह सुनकर सभी को हंसी आ गई। मंजीत भी धीरे धीरे हंसने लगा। देव मंजीत से बोला, हो गया तुम्हारा? मंजीत अब चुप हो गया। देव गुस्से से ऋषभ से बोला, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी मनमानी करते रहोगे यहाँ और मैं चुपचाप? कि तभी देव को छींक आई। हाँ छू। ऋषभ, मेरी तो पता नहीं, पर इस ठंडे पानी की मनमानी चलने लगी है। जल्दी जाकर कपड़े बदलो, वरना जुकाम हो जाएगा। देव, यह सब तो ऐसी हरकत करने से पहले सोचना चाहिए था। कहते हुए वह वापस अपने कमरे की तरफ चला गया। मंजीत भी उसके पीछे पीछे आया। देव अब बाथरूम से कपड़े बदल बाहर निकला। मंजीत को देखते ही वह बोला, तूने देखा कितना बदतमीज है वो? यह कबीर हो ही नहीं सकता। ऐसी हरकत का क्या मतलब था? मंजीत, पर उसे ऐसा करने के लिए कहीं ना कहीं तूने उकसाया है। देव हैरानी से उसे देखने लगा। मैंने उकसाया उसे? मंजीत, आज जब वह तुझसे हाथ मिला रहा था तो तू उसे इग्नोर करके चला गया। उसके बाद रॉय सर के कहने के बाद भी तो तू उसे यूं ही छोड़कर चला गया, और अब हम खाना खाने बैठे तो तू उसे देख उठकर दूसरी तरफ चला गया। अब उसे तो यही लग रहा होगा ना कि तू उसे एटीट्यूड दिखा रहा है, या फिर तुझे उससे कोई दिक्कत है। देव, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कोई एटीट्यूड नहीं दिखा रहा उसे, मुझे बस नहीं करनी उससे दोस्ती। मंजीत, यह तो उसके सामने प्यार से भी तो कह सकता है ना। तेरा उसे यूं बिना वजह इग्नोर करना पसंद नहीं आया। देव गुस्से में, तो क्या ऐसी हरकत करेगा वो? मन तो ऐसा कर रहा था कि एक थप्पड़ लगा दूं उसके गाल पर, लेकिन देव अब चुप हो गया। मंजीत मुस्कुराकर, लेकिन तू उसे थप्पड़ नहीं मार सकता, क्योंकि उसका चेहरा जो तेरे सबसे चहेते भाई जैसा ही है। यही तो तेरी सबसे बड़ी कमजोरी है, और तू कबीर के चेहरे पर मार भी कैसे सकता है? सच तो यह है कि तू उससे भाग रहा है। तुझे ऋषभ से परेशानी नहीं है, तुझे उसके चेहरे से परेशानी है। देव अब उदास हो गया। हाँ, मुझे उसके चेहरे से परेशानी है। मेरे कबीर जैसा कोई और हो ही नहीं सकता। फिर भगवान ने उसको कबीर जैसा चेहरा क्यों दिया?
हाँ, उसका चेहरा मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। कहीं इसके चक्कर में मैं कबीर को भूल गया तो? जलन होती है मुझे इससे कि इसे कबीर का चेहरा मिला। मैं नहीं चाहता कि एक बार फिर मैं पहले की तरह कमज़ोर पड़ूं, किसी को अपना दोस्त बनाऊं और फिर उसी दौर से गुजरना पड़े। इसलिए ऋषभ नाम की बीमारी से दूरी ही सही है। देव और मंजीत अभी आपस में बात कर ही रहे थे कि वह लड़का दोबारा आया। देव उसे देख गुस्सा हो गया। यहाँ क्यों आया है तू? अब क्या भेजा है उसने मुझ पर डालने के लिए? लड़का: कप्तान, उन्होंने आपके लिए अपने हाथों से अदरक तुलसी वाली चाय बनाकर भेजी है। कह रहे थे जल्दी से पी लो वरना जुकाम हो जाएगा। लड़के ने वह कप टेबल पर रखा और वहां से भाग गया। मंजीत: देखा कितना स्वीट है ऋषभ, चल जल्दी से चाय पी ले। देव: नहीं, मुझे नहीं चाहिए उसकी चाय। मंजीत: उसकी नहीं है, दूध की चाय है, जुकाम ठीक हो जाएगा। अपनी तबीयत क्यों खराब कर रहा है उसके चक्कर में? देव: नहीं पीनी, आज पहली और आखिरी गलती माफ कर रहा हूं उसकी। अगर दोबारा ऐसी कोई हरकत की तो चुप नहीं बैठूंगा, बता देना उसको। कहते हुए देव वहां से चला गया। मंजीत: अरे चाय तो। लेकिन तब तक देव जा चुका था। मंजीत: इससे पहले कि चाय ठंडी हो जाए मैं ही पी लेता हूँ, देखूं तो कैसी चाय बनाता है। कहते हुए मंजीत ने कप उठा एक घूंट चाय का लिया कि वापस फर्श पर थूक दिया। छी, दिमाग खराब हो गया है इसका। कौन चाय में नमक डालता है और वह भी इतना भर भर के। हे भगवान, अच्छा हुआ कि देव ने चाय नहीं पी। सच में यह लड़का स्वीट नहीं सॉल्टी है। इतने में देव वापस आ गया। मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत है मुझे। वैसे सही कहा तूने, मैं उसके लिए अपनी सेहत क्यों खराब करूं? मंजीत घबरा गया कि अगर इसने चाय पी तो हो गया कबाड़ा। देव ने अपना हाथ आगे किया। ला दे। मंजीत अब एक ही बार में उस पूरी चाय को पी गया। देव हैरान सा उसे देखता रह गया। वो मेरी थी। मंजीत: मेरा मन कर रहा था इसलिए मैं पी गया, बहुत ही अच्छी चाय है। देव: तेरा कुछ नहीं हो सकता भुक्कड़। कहते हुए वह वापस चला गया। मंजीत को अब उल्टियां आने लगी। वह जल्दी से देव के वॉशरूम की तरफ भागा। देव अब कॉरिडोर से गुजरा कि उसे सामने से ऋषभ आता हुआ दिखाई दिया। देव उसे इग्नोर कर बगल से निकल गया। उसे चुप जाते देख ऋषभ सोच में पड़ गया। मैं तो सोच रहा था कि चाय के बाद ये मुझ पर गुस्सा करेगा, लेकिन यह तो इग्नोर करके चला गया। कुछ कहा क्यों नहीं इसने मुझसे? लगता है इसने चाय नहीं पी। चलो, आज का डोज काफ़ी है। वह मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। उसके आगे बढ़ने पर देव ने पीछे मुड़कर देखा और हल्के से मुस्कुराया। गधा। ऋषभ देव के कमरे के सामने से निकला कि उसे कुछ अजीब सी आवाज आई। उसने अब कमरे के बोर्ड पर देव का नाम पढ़ा। देव तो बाहर गया है, फिर अंदर कौन है? ऋषभ कमरे में आया कि सामने वॉशरूम से मंजीत निकलता हुआ दिखा। दोनों एक दूसरे को देखते रहे कि ऋषभ की नज़र चाय के खाली कप पर पड़ी। वह मुस्कुराकर बोला, ओह, तो यह बात है। कमाल की दोस्ती है यार तुम दोनों की। चाय थी उसके लिए और पी तुम गए। मंजीत: मैं क्या करता? अगर वह नमक वाली चाय पी लेता तो तुम। ऋषभ: हाँ तो? मैं डरता नहीं हूं किसी से। समझा देना उस दानव दोस्त को कि मुझे एटीट्यूड ना दिखाए, वरना अभी तो छोटी सी सजा दी है, अगली बार आसानी से नहीं छोड़ूंगा। कहते हुए ऋषभ वापस जाने लगा कि रुका और मंजीत को डराते हुए बोला, और हाँ, तुम अच्छे बंदे हो, इसलिए बता रहा हूँ कि दोबारा मेरे और मेरे शिकार के बीच में मत आना। क्या पता अगली बार मैं चाय में नमक नहीं सीधा जहर ही मिला दूँ। मंजीत घबराया हुआ सा ऋषभ को देखने लगा और वह अपनी हंसी को दबाते हुए वहाँ से चला गया। मौली बैंक से लौट रही थी
कि उसे रास्ते में शिखा अपने पति के साथ आती हुई दिखी। दोनों अचानक से एक दूसरे को देख बहुत खुश हुई। मौली, कैसी है तू? कितने साल बाद मिल रहे हैं ना हम। शिखा, लेकिन तू मेरी शादी में नहीं आई, मैं नाराज हूँ तुझसे। मौली, यार तेरी शादी से 10 दिन पहले ही मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आ गया था, तो मैं लखनऊ आ गई पापा मम्मी के साथ यहीं शिफ्ट होने। लेकिन तू यहाँ क्या कर रही है? शिखा, वह मेरे हस्बैंड के फूफा जी हैं यहाँ, तो बस उनसे ही मिलने आए थे। मौली, तेरी भाभी कैसी हैं दोनों? यह सुनते ही शिखा हड़बड़ा कर बोल उठी, ठीक है, अच्छा फिर मैं कभी मिलती हूँ बाद में, ओके बाय। मौली सोच में पड़ गई कि कहीं कोई परेशानी तो नहीं है। भाभी के बारे में पूछते ही ये ऐसे हड़बड़ा क्यों गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि देव खुश नहीं है? वह परेशान सी अपने घर की ओर चल दी। रात को ऋषभ अपने कमरे की तरफ जा रहा था कि उसे बाबा की याद आई। चलो एक बार चलकर देखा तो जाए कि वो कर क्या रहे हैं। उसने रॉय सर के कमरे के पास जाकर जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने का नज़ारा देख उसकी हंसी छूट गई। सामने सोफे पर बैठे रॉय सर एक बड़े से बाउल में बहुत सारे रसगुल्ले लिए बैठे थे। ऋषभ को जब उन्होंने ऐसे अचानक आते और हंसते देखा तो खुद भी हंस पड़े। बाबा, तुझे तो पता है ना कि रसगुल्ले हम बंगालियों की जान होते हैं, जब तक खा ना लो चैन ही नहीं पड़ता। ऋषभ हंसता हुआ उनके पास आकर बैठ गया। हाँ सही कहा, पर आपका तो कुछ ज़्यादा ही प्यार है इन रसगुल्लों पर। अरे इस उम्र में इतना मीठा खाओगे तो नुकसान तो करेगा ना। रॉय सर, इसका क्या मतलब हुआ? क्या तू मुझे बुड्ढा कह रहा है? ऋषभ, यह बात मैं तो नहीं कह सकता, पर आप ही के लोग कहते हैं कि रॉय सर बूढ़े हो गए हैं। रॉय सर, चुप कर, मैं भले ही बूढ़ा हो रहा हूँ, पर ताकत तुम जैसे नौजवानों से ज़्यादा है मुझ में। ऋषभ, रहने दो, आप मुझे मत बहलाओ, मैं नहीं आऊँगा आपकी बातों में। रॉय सर, तो ठीक है, अभी पता कर लेते हैं कि कौन कितना फिट है। ऋषभ, वो कैसे? रॉय सर ने सामने टेबल पर रखे रसगुल्लों की तरफ इशारा किया। देखते हैं कौन कितने खाता है, जो ज़्यादा खाएगा वही जीतेगा। बोलो, है मंजूर? ऋषभ यही तो चाहता था। ठीक है, मंजूर है। दोनों आमने सामने बैठ गए। ऋषभ, वैसे आप आज तक कभी जीत नहीं पाए मुझसे। रॉय सर, अरे मैं तो जानबूझकर हार जाता हूँ, क्योंकि आजकल के बच्चों को हार बर्दाश्त नहीं होती। ऋषभ मुस्कुराते हुए, तो फिर आज आप रहम मत कीजिएगा मुझ पर। रॉय सर, ठीक है। रॉय सर ने सारे रसगुल्लों को गिना तो वे 22 थे। यह देख वह एक रसगुल्ले को उठाकर खा गए। ऋषभ चौंका, यह क्या था? रॉय सर, बैलेंस बनाया है, अब इसमें 21 रसगुल्ले हैं। उन्होंने 2 छोटे बाउल निकाले और उन दोनों में 10-10 रसगुल्ले रख दिए। बड़े बाउल में एक रसगुल्ला छोड़ दिया और बोले, पहले अपने अपने बाउल के 10 रसगुल्ले खत्म करने हैं, तब यह बड़े बाउल से एक रसगुल्ला उठाकर खाना होगा। जो भी यह रसगुल्ला खाएगा वही जीतेगा। ऋषभ, ओके, मैं तैयार हूँ। रॉय सर के स्टार्ट कहने के बाद उन्होंने और ऋषभ ने अब जल्दी से अपने अपने रसगुल्ले खाना शुरू कर दिया। देखना यह था कि अब इस प्रतियोगिता में जीतेगा कौन, बाबा या बेटा।